ये आरएमएल लखनऊ स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बनता है। और आरएमएल बोलो या एसजीपीजीआई बोलो, यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं इनमें क्या होता है, हर साल क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पिछले साल के भी। ये बहुत ही कॉमन है यूपी के एग्जाम्स में। तो आरएमएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एंड तक देखना, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के जो क्वेश्चन है इस एग्जाम में भी जो ये सामने दिखा रहे हैं इसमें भी रिपीट हुए थे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसे न्यू क्वेश्चन हो जो अभी आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। जैसा कि आपका फैब में एग्जाम है 9 फैब को, तो तैयारी जोरों शोरों से रखना, कॉन्फिडेंस रखना, पॉजिटिव रहना, टाइम से पढ़ाई करना, टाइम से सोना भी ज़रूरी है और अच्छा न्यूट्रिशन डाइट ज़रूर लेना दोस्तों। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम्स के लिए। तो हम इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काम की है तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। ओके दोस्तों, अगर नहीं लगता है तो आप दूसरी वीडियो पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको जैसा दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी। पहले क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो एलर्जी के टाइम पे बढ़ जाती हैं ये हमारे ब्लड्स में। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस, इजोनोफिलिया। आपका राइट आंसर है इजोनोफिलिया। जब इजोनोफिल्स का लेवल, ये टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जब ये इंक्रीज हो जाती हैं बॉडी में, ब्लड में, तो इसका ये इंडिकेशन होता है कि बॉडी में एलर्जिक या एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन है प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाए डिग्रीज को या वैल्यूज को। तो 40 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देख लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में डेवलप करने का, C इंटू में 9/5 प्लस में 32। ओके, आपको याद रखना है। तो C की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है 40 एंड 9/5 से इसको डिवाइड और इंटू करना है, फिर प्लस में 32, जिसका आपका आंसर आएगा 104। आप एक बार कैलकुलेट ज़रूर कर लेना दोस्तों, मैंने भी करके ही किया है, तो आप भी एक बार कैलकुलेट कर लेना ताकि आपको हैबिट हो जाए या थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कैलकुलेशन की। ओके, तो 104 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A child is to receive 60 mg of phenytoin। फिनाटोइन जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। फिनाटोइन जो ये मेडिकेशन है अवेलेबल है एज एन ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन में कंटेन है, जिसमें कि 150 mg पर ml कंटेन होता है, और डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे को 60 mg फिनाटोइन देना है। तो अब यहाँ बात है कितना ml देना होगा बच्चे को। ओके, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है D इंटू वी। ड्रग मतलब ड्रग अवेलेबल, वो ड्रग ऑर्डर्ड। ठीक है, जो डोज डॉक्टर ने ऑर्डर करी है उसे ऊपर रखना है। ठीक है, और वॉल्यूम में क्या लिखना है, कितनी वॉल्यूम में वो अवेलेबल है। अब जैसे कि डी मतलब डॉक्टर ने ऑर्डर किया 60 mg। ठीक है, इनटू में जो क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी, पहले यह बताती हूँ। डॉक्टर ने आपको बताया 150 mg, 150 बताया डॉक्टर ने, तो यहाँ पे सॉरी स्किप कर लेते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। 60 mg जो है डॉक्टर ने ऑर्डर किया, लेकिन आपके पास तो 150 है। ठीक है, कितने ml में है, 1 ml में है, तो यहाँ पे इंटू में 1 आएगा। अगर हम मान लेते हैं आपके पास 150 जो है 5 ml में है, तो यहाँ पे 5 ml आ जाएगा। वॉल्यूम में ये रखना है, वॉल्यूम का आपको क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, तो जैसे 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 150, 0.4 ml बच्चे को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इंस्पेक्ट द 2 days ओल्ड इंट्रावीनस साइट। नर्स जो है वो क्या कर रही है, एक 2 दिन पुरानी, 2 दिन पहले उसने आईवी कैनुला को प्लेस किया होगा बॉडी में, तो उसने क्या किया, 2 दिन बाद आके वो इंस्पेक्शन कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और उसने आइडेंटिफाई किया है कि वहां पे एरिथमा है, वार्मनेस है और माइल्ड एडिमा डेवलप हो चुका है, और क्लाइंट ने रिपोर्ट किया है कि उसे टेंडरनेस है वहां पर। तो नर्स का जो पहला एक्शन है क्या होगा, उसे क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी है कि पेशेंट के लिए क्या करेगी नर्स, इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये बाकी के 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट है आपका, इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करेगी नर्स।
Next question, what should the nurse teach a client who is taking antihypertensive to minimize the orthostatic hypotension? नर्स पेशेंट को क्या यहाँ पे टीच करने वाली है जो पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेता है, और अब जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है पेशेंट, उस पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा क्या मेथड टीच करेगी। ठीक है, चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इन चारों में से नर्स पेशेंट को बोलेगी कि बिफोर स्टैंडिंग, खड़े होने से पहले आपको 5 मिनट बैठना है। ठीक है, अगर बैठे हुए हो तो झटके से नहीं, धीरे धीरे उठो, और लेकिन अगर लेटे हुए हो आप, ठीक है, स्लीपिंग में हो या लाइंग डाउन हो, तो आपको क्या करना है, पहले उठ के 5 मिनट बैठना है शांत होकर, उसके बाद आपको धीरे से नीचे पैर रखना है और फिर खड़े होना है। ठीक है, जिससे कि सडनली जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को फेंट भी हो जाता है पेशेंट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्यूरिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट while caring for a client after cardiac catheterization? अब यहाँ आपको टॉपिक मिला है कार्डियक कैथेटराइजेशन। पेशेंट का अगर कार्डियक कैथेटराइजेशन हो चुका है, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन होने के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है नर्स के लिए वो क्या रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ वो पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो डिस्टल एरिया है, अगर यहाँ पे कैथेटराइजेशन किया है तो उसकी जो डिस्टल पार्ट में क्या करना है, पल्स चेक करनी है, पल्स है या नहीं। ठीक है, पल्स चेक करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, ये हर एक एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। ये कार्डियक कैथेटराइजेशन का इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा आफ्टर कैथेटराइजेशन, तो आपका आंसर यही रहने वाला है, चेक द पल्स डिस्टल टू द पंक्चर साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज परफॉर्मिंग द कार्डियक कंप्रेशन। अब नर्स क्या कर रही है, वो कार्डियक कंप्रेशन को परफॉर्म कर रही है ऑन अडल्ट क्लाइंट पे कर रही है। सो हाउ मच फॉर द नर्स डिप्रेस द लोअर स्टर्नम, तो जो लोअर स्टर्नम को कितना डिप्रेस करके कार्डियक कंप्रेशन देगी, जिससे कि मेंटेन रहे सर्कुलेशन, टू मेंटेन द सर्कुलेशन अंटिल अ डिफिब्रिलेटर अवेलेबल। कितना कंप्रेशन देना चाहिए लोअर स्टर्नम पे सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, जब तक डिफिब्रिलेटर अवेलेबल ना हो पेशेंट के पास। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे। आपका जो राइट आंसर है ये सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीआर से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2 to 2.5 इंच। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं, जो ये चार ऑप्शन है ना, इन चार ऑप्शन में से करेक्ट तो देखा जाए थ्योरेटिकली कोई सा भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2.5 इंच लिखा हुआ है, क्योंकि करेक्ट आंसर तो ये है 2 and 2.4। ओके, 2 and 2.4 इंचेस। ठीक है, आपका करेक्ट रहेगा। बट एग्जाम में जो पूछा गया है हमें तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, अब एग्जाम में ही चार ऑप्शन आए थे तो उसके अकॉर्डिंग ही तो हम आंसर देंगे ना, बट जो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं वो हमें कैसे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। बट अगर थ्योरेटिकल पूछा जाए तो कंप्रेशन रेट जो है 2 से 2.4 इंचेस करेक्ट रहता है एडल्ट में। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल ठीक है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछे तो 2 to 2.5 इंच आपका राइट है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज द नर्स reposition a client. Nurse reposition a client who is diagnosed with emphysema to facilitate the breathing. Which position facilitate maximum air exchange? चार पोजीशन दे रखी है ऑप्शन में। अब नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को एम्फाइसीमा डायग्नोज हुआ है तो उसको पोजीशन देनी है जिससे कि जो ब्रीथिंग है इजीली हो सके और मैक्सिमम एयर का एक्सचेंज भी हो सके पेशेंट पे। चार ऑप्शन आपके सामने है। जो राइट आपका आंसर है ऑर्थोपनिक है। ऑर्थोपनिक पोजीशन जो है बेस्ट है फॉर द मैक्सिमम एयर एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब। अब यह बोला है चेस्ट ट्यूब के इंसर्शन होने के बाद जो पहले 36 आवर्स होते हैं, पहले 36 आवर्स जो होते हैं आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब while assessing the function of chest drainage system। अब क्या कर रहे हैं, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का जो फंक्शन है वो असेस कर रहे हैं कि किस तरीके से सही काम कर रहा है या नहीं। तो नर्स ने क्या ऑब्जर्व करा, चेक करते टाइम पे कि जो वो वाटर है अंडर वाटर सील ट्यूब में वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला इनिशियल एक्शन क्या लेगी नर्स। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो ये है कि वो चेक करेगी ट्यूब को टू इंश्योर दैट इट इज नॉट किंक्ड, वो ब्लॉक या किंग तो नहीं है, इसके लिए वो इंश्योर करेगी, चेक करेगी ट्यूब को, पूरे सिस्टम को। नेक्स्ट है 36 ईयर ओल्ड, एक 36 साल की मल्टी ग्रेविटा है
ठीक है, मल्टी ग्रेविडा जो कि 14th वीक पे शेड्यूल किया गया है, उसका अल्फा फीटोप्रोटीन जिसे बोलते हैं एएफपी लेवल, एएफपी लेवल अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट होगा उसके 14 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। अब बोला जो ये अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट है ये किस के लिए किया जाता है, इसका क्या इंडिकेशन है करवाने का। चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट इज हाउ मच अ नर्स आइडेंटिफाई, हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज टू फॉल्स लेबर। अब नर्स ट्रू लेबर को कैसे आइडेंटिफाई करेगी फॉल्स लेबर के अपोज में, फॉल्स लेबर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आप चारों ऑप्शन भी जरूर पढ़िएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर्वाइकल डायलेशन प्रोग्रेसिव होता है ट्रू लेबर में, बट जो फॉल्स लेबर होता है उसमें जो सर्वाइकल डायलेशन है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है, इररेगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज एडमिट टू बर्थिंग सूट इन अर्ली एक्टिव लेबर। अब पेशेंट को एडमिट कर लिया गया है अर्ली एक्टिव लेबर में ही, ओके, एंड विच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। अब बोला गया है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा जब वो एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्कल्टेट द फीटल हार्ट रेट। फीटस का हार्ट रेट ऑस्कल्टेट करना ही मस्ट प्रायोरिटी है एडमिशन लेते वक्त। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स असेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन बाय टाइमिंग दैम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। अब नर्स क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी जो है कॉन्ट्रैक्शंस की बाय टाइमिंग चेक कर रही है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं ना तब से वो स्टार्ट करती है अपने पेशेंट के कॉन्ट्रैक्शन चेक करना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि कितनी देर में कब स्टार्ट करना है और कब एंड करना है कॉन्ट्रैक्शन चेक करना। चार ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को स्टार्ट होते हैं हम तब हाथ रखते हैं पेशेंट के स्टमक पे और चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और वो कब खत्म करते हैं टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, आप पेट पे हाथ रखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, फिर वो जब नीचे डाउन हो जाएंगे और फिर जब वो फिर से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब तक। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, टू आइडेंटिफाई टू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बिगिन होने तक। ठीक है, वो असेस करेगी नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ क्लाइंट मेम्ब्रेन्स रप्चर व्हाइल हर लेबर इज बीइंग ऑगमेंटेड विद इन ऑक्सीटोसिन स्ट्रिप। ऑक्सीटोसिन स्ट्रिप से पेशेंट का जो है लेबर ऑगमेंट कर दिया गया है। ठीक है, और पेशेंट का जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गया है ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्शन है नर्स का क्या रहना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, चेंज द क्लाइंट्स पोजीशन। क्लाइंट की पोजीशन चेंज करना जो है आपकी पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रीजन फॉर रैपिड कॉन्टिन्यूअस रिवॉर्मिंग ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट बाइट। अब यहाँ बोला है पेशेंट को जो फ्रॉस्ट बाइट होता है ये ज्यादातर क्या नाम है फिंगर्स में होता है। ठीक है, पैरों की फिंगर्स में। और ये फ्रॉस्ट बाइट कब होता है, ये कोल्ड एरिया में होता है, जैसे कि हिमालय हो गया। ठीक है, मनाली है, शिमला है, जहां बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, उस एरियाज में पर्सन को होता है फ्रॉस्ट बाइट। अब फ्रॉस्ट बाइट का जो प्राइमरी रीजन है, यहाँ बोला है प्राइमरी रीजन फॉर रैपिड कॉन्टिन्यू रिवॉर्मिंग ऑफ द एरिया। अब फ्रॉस्ट बाइट का जो एरिया होता है उसे क्या करते हैं, उस एरिया को लगातार रैपिडली कॉन्टिन्यू रिवॉर्म किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, ताकि जो सेलुलर डैमेज है उसे कम कर सके, लेसन द अमाउंट ऑफ सेलुलर डैमेज। ठीक है, सेलुलर डैमेज होगा वहां पे फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ प्राइमरी ग्रेविडा ड्यूरिंग द लेबर। अब एक नर्स है वो ड्यूरिंग लेबर प्राइमरी ग्रेविडा मदर की केयर कर रही है, एंड व्हाट डज द नर्स ऑब्जर्व दैट इंडिकेट द बर्थ इज अबाउट टू टेक प्लेस। अब कौन सी इंडिकेशंस को नर्स ऑब्जर्व करेगी कि जो बर्थ है या फुल डायलिटेशन पेशेंट का हो चुका है और अब बर्थ कभी भी बच्चे का हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिनियम बिगन टू बल्ज विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। जो वो मदर का पेरिनियम हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ बल्ज होना शुरू हो जाएगा, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि बेबी कभी भी बर्थ ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a client at 38 weeks gestation is admitted for the induction of labor। एक क्लाइंट है 38 वीक gestation पे उसे एडमिट कर दिया गया है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, एंड हर मेम्ब्रेन रप्चर 12 hours ago। अभी उसको इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए एडमिट किया गया है, लेकिन उसकी जो मेम्ब्रेन थी वो 12 घंटे पहले ही रप्चर हो चुकी है, एंड देयर आर नो अदर साइन ऑफ लेबर। और यहाँ पे दूसरे कोई और साइन है नहीं लेबर के, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, उसके अलावा कोई और साइन है ही नहीं पेशेंट में लेबर के।
तो विच मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब्ड, तो नर्स को पता होना चाहिए कि अब कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाएगी। आपका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीटोसिन जो है लेबर को इंडक्शन के लिए दिया जाता है, ऑगमेंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि लेबर प्रोग्रेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A client is receiving magnesium sulfate therapy. Magnesium sulfate therapy की थेरेपी ले रहा है पेशेंट फॉर द सीवियर प्रीक्लेम्शिया। सीवियर प्रीक्लेम्शिया में प्रोटीन यूरिया प्लस हाइपरटेंशन की कंडीशन देखी जाती है मदर में। एंड व्हाट इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, अब किसकी टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ, मैग्नीशियम सल्फेट की। पेशेंट को किसी लिमिट में, किसी अमाउंट में ही मैग्नीशियम सल्फेट देना है। अगर वो ओवरडोज होगा तो उसकी टॉक्सिसिटी के साइंस जो होंगे पेशेंट में दिखाई देंगे, जो कि नर्स को टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना होगा। और अगर टॉक्सिसिटी पेशेंट में हो रही है तो क्या इंटरवेंशन देना है पेशेंट को, यहाँ पूछा गया है, ठीक है। सॉरी, इंटरवेंशन नहीं, यहाँ पे बोला है इनिशियल साइन पूछे, कौन से इनिशियल साइन होंगे टॉक्सिसिटी के जिसके लिए नर्स को इंटरवेंशन करना होगा। तो चार ऑप्शन में से आपको पता होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी है, लैक ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स के पटेला पे जब हम ये वो है ना हैमर होता है हमारा रिफ्लेक्सेस वाला, हैमर हम लगाएंगे तो हैमर मारेंगे तो वहां पे जो नी जर्क है रिफ्लेक्स वो एब्सेंट होगा, जिससे वो इंडिकेशन मिलेगी नर्स को किस इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, एक और जो है टॉक्सिसिटी का साइन होता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, सॉरी ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया जब जो पेशेंट का जो ब्रीथिंग लेवल होता है, रेस्पिरेटरी रेट, वो 12 to 10 से भी नीचे गिर जाता है तो वो सब ब्रेडिपनिया बोलते हैं। ब्रेडिपनिया प्लस लैक ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी में। बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये दिया गया है तो आपका राइट आंसर यही रहने वाला है। नेक्स्ट इज A client arrived at the hospital at 38-week gestation with profuse vaginal bleeding. एक क्लाइंट है जो 38-week gestation पे हॉस्पिटल पहुंची है जिसको प्रोफ्यूज वेजिनल ब्लीडिंग हो रही है, और उसने ये बोला है दैट अकर्ड सडनली विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, कि ये सडनली ब्लीडिंग होने लग गई और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हुए। तो विच कंडीशन में अफेक्ट द क्लाइंट एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो यहाँ पे बोला है कि इस कंडीशन में पेशेंट क्या कौन सी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रही होगी जिसके लिए इमीडिएट नोटिफिकेशन डॉक्टर को देना होगा। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को जो है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फॉलोइंग ट्रू। अब एक पेशेंट है या पर्सन है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, तो इनमें चार ऑप्शन में कौन सा ट्रू है रिलेटेड टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी सस्पेक्टेड हो सकती है ड्यूरिंग द आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ चेस्ट कंप्रेशन इज गिवन इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न्स में चेस्ट कंप्रेशन कैसे देने होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यूजिंग टू थम्स, थंब ऑन द लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। बेबी यहां बीच में होता है, साइड में आपके यहाँ हाथ होते हैं, आप दोनों हाथ से बच्चे की चेस्ट को ग्रास्प करेंगे, पकड़ेंगे और अपने दोनों थंब से साइड से यहाँ लेफ्ट एंड राइट से दोनों थंब को लोअर स्टर्नम में कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग टू थंब ऑफ ऑन द लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। नेक्स्ट, द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन न्यूनेटल जॉन्डिस। यहाँ पे बोला है कि फोटोथेरेपी की नीड नियोनेटल जॉन्डिस में कितने लेवल पे होती है, कि बिलीरुबिन का लेवल कितना बढ़ गया होता है जब फोटोथेरेपी की इंडिकेशन होती है। चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जब बिलीरुबिन का लेवल ब्लड में 15 mg पर DL से अबव हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि नियोनेटल जॉन्डिस में बेबी को फोटोथेरेपी की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What room temperature should be maintained during the period of phototherapy? During the phototherapy room temperature कितना मेंटेन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमल डिस्टेंस बिटवीन यूनिट एंड लाइट व्हाइल गिविंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के टाइम पे बेबी में और लाइट में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आपका राइट आंसर है 30 to 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स बेबी शुड पास द यूरिन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के टाइम पे आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन फोटोथेरेपी से पूछ लिए गए हैं लगातार, और लगातार यहाँ पे गायनी के क्वेश्चन है, ऑप्शन गायनी के। मैंने आपको पहले भी सीरीज में बताया था, यहाँ पे ओबीजी के
मैथ्स और कम्युनिटी हेल्थ के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड फंडामेंटल्स के भी। तो यहाँ पे फोटोथेरेपी के टाइम पे पूछा है बेबी को कितना यूरिन पास करता है बेबी, ठीक है, ऑप्टिमली। तो 4 to 6 टाइम अब पर डे फोटोथेरेपी के टाइम पे करता है, बिकॉज फोटोथेरेपी के टाइम पे पेशेंट का जो है डिहाइड्रेशन भी काफी होता है, वाटर लॉस होता है फोटोथेरेपी के टाइम पे, इसलिए यूरिन काफी कम पास करता है 4 to 6 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिसीविंग द पेरेंटल थेरेपी, आईवी ऑर्डर आईवी ऑर्डर जो है 400 ml है और इसे 8 आवर्स में करना है पूरा। तो रेट जो होगा मेंटेन इन्फ्यूजन का वो क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 50 ml। आप इसे देख सकते हैं, 400 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 50 ml पर आवर। इसका फॉर्मूला अलग तरीके से होता है, लेकिन आप देखिएगा एक बार 8 घंटे में 400 ml को अगर आप 50 बार दोगे, आप 50 को इंटू करना 8 से एक बार कि 50 ml अगर आप 8 घंटे में देंगे तो कितना होगा, वो 400 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 400 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 50 ml पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट who has intractable vomiting, the most important likely complication। यहाँ बोला गया एक इन्फेंट को क्या हो रहा है, लगातार वॉमिटिंग हो रही है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में देखी जा सकती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एल्कलोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है, बिकॉज वॉमिटिंग करते टाइम पे पेशेंट का जो एसिड होता है HCl काफी लॉस हो जाता है। HCl के लॉस की वजह से बेबी को एल्कलोसिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जिसमें बाइकार्बोनेट लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4-year-old child with nephritic syndrome is being treated with corticosteroid therapy। बेबी है 4 साल का, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साथ, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है। नर्स रिव्यू द लैब रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड्स यूरिन। अब नर्स ने बेबी के यूरिन की टेस्ट की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया। इफ द ट्रीटमेंट हैज बीन इफेक्टिव, ये देखने के लिए कि जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो कौन सी वैल्यूज को वो चेक करेगी कि डिक्रीज हुई या नहीं हुई, कौन सी वैल्यूज यूरिन में चेक करेगी जिससे पता चलेगा कि हाँ इफेक्टिव है काफी ट्रीटमेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर है प्रोटीन यूरिया, बिकॉज यूरिन टेस्ट में प्रोटीन का जो लेवल होगा यूरिन में काफी कम मिलेगा, काफी डिक्रीज मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि हाँ पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट इफेक्टिव चल रहा है। नेक्स्ट, vitamin A supplementation is given to children from the age of 1 to 6 year for every how many months। यहाँ पे बोला है बच्चे को 1 से 6 साल के बीच में हर महीने, क्या हर महीने नहीं सॉरी, यहाँ पे बोला है 1 से 6 साल के बीच में विटामिन A सप्लीमेंटेशन बच्चे को दी जाती है और कितने इंटरवल में दी जाती है ये पूछा गया है। आपको हर 6 मंथ के इंटरवल में देनी होगी बच्चे को विटामिन A की सिरप। नेक्स्ट, रीएट्रीब्यूशन थेरेपी। अब यहाँ बोला है रीएट्रीब्यूशन थेरेपी जो है कहाँ यूज होती है, ठीक है, वो सोमैटोफॉर्म्स डिसऑर्डर में यूज होती है। अब रीएट्रीब्यूशन थेरेपी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपको बताती हूँ मैं, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो होते हैं उसको बोलते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ कंडीशन इन विच फिजिकल पेन एंड सिम्टम अ पर्सन फील्स आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है फिजिकल पेन को महसूस करेगा और जो उसके सिम्टम है वो फील करेगा रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब यह है सोमैटिजेशन डिसऑर्डर। सोमैटिजेशन डिसऑर्डर यूजुअली इन्वॉल्व द पेन एंड सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। इसमें क्या है, जो सोमैटिजेशन डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें क्या होता है, पेशेंट को पेन इन्वॉल्व होता है, सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स फील होते हैं जिसमें कि हेडेक होता है और फटीग होता है। और जो रीएट्रीब्यूशन थेरेपी है वो एक टाइप की थेरेप्यूटिक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, क्लाइंट को इनकरेज किया जाता है टू कंसीडर द पॉसिबल ऑल्टरनेट कॉज फॉर द इवेंट्स, जिससे कि वो पेशेंट आइडेंटिफाई कर पाए कि उसको किस टाइप से पेन होता है, क्यों होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यंग लेडी प्रेजेंट विद रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्सरसाइज। एक यंग लेडी है जो रिपीटेडली देखते हैं उसे कि वो बार बार एक्सरसाइज करती है और बार बार खाती रहती है, उसके बाद फिर लैक्सेटिव लेकर उसे निकाल देती है। तो इसको क्या डायग्नोस करेंगे, क्या कंडीशन है पेशेंट को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें कि पेशेंट को खाना भी बहुत है लेकिन मोटापे से डर भी है, ठीक है, खाना भी है और मोटापे से डर भी है। तो मोटापे से डर की वजह से एक्सरसाइज भी कर रही है, वॉमिटिंग भी कर रही है, लैक्सेटिव लेके स्टूल भी पास कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 34-year-old female has 3-month history of disturbed sleep। एक 34 ईयर की फीमेल है जिसे कि 3 महीने हो चुके हैं, उसको नींद ठीक से नहीं आ रही है, वो जल्दी सुबह उठ जाती है, उसकी भूख कम लग रही है,
वो काफी थकी रहती है और बॉडी में पेन रहता है, लो फील करती है, वॉर्थलेस फील करती है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या रहेगा इस केस में? इस केस में एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट को देगा, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है पेशेंट के डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, एन 11-year-old बॉय इज रेस्टलेस। जो 11 ईयर का ओल्ड बॉय होता है वो रेस्टलेस होता है। 11-year-old boy is restless and hardly ever sits on his seat। एक 11 साल का बच्चा है जो काफी बेचैन रहता है, रेस्टलेस था, मुश्किल से ही किसी एक जगह पे बैठता है, हर जगह घूमता रहेगा, इधर गोल इधर उधर घूमता रहेगा पूरी क्लास में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता स्टडी में। तो इसकी क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है? 4 ऑप्शन आप देखिए, 4 ऑप्शन से आपका राइट आंसर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। A 16-year-old मेल, एक 16-year-old मेल है जिसकी IQ टेस्टिंग की मेंटल एज निकली है 9 साल की। 9 साल की एज निकली है उसकी मेंटल एज। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग, अल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। अब कोई अल्कोहलिज्म का पेशेंट है जिसको एक्सेसिव अल्कोहलिंग की प्रॉब्लम है, जो ज्यादा दारू पीता है, शराब पीता है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑप्शन नंबर बी, डाइसल्फिरम थेरेपी चलेगी फॉर द क्विटिंग ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट। अब वेंटिलेटेड पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करना है, तो कौन सी पोजीशन जो पेशेंट को रखना चाहिए जिससे कि ये कंडीशन प्रिवेंट की जा सके? आपका राइट आंसर है सेमी रिकमेंड पोजीशन। सेमी रिकमेंड पोजीशन में पेशेंट की जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है उसे प्रिवेंट करने में काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेट द पेशेंट। सक्शनिंग का जो नॉर्मल ड्यूरेशन पूछा गया है वो 5 से 10 सेकंड का होता है, मोर देन 10 सेकंड रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, जिसे बोलते हैं हम HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। आपके क्लॉट फॉर्मेशन के लिए विटामिन के बहुत नेसेसरी है, कैल्शियम बहुत नेसेसरी है, फिब्रिनोजन बहुत नेसेसरी है, बट प्लाज्मिन की जरूरत नहीं होती है फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर तो सबको ही पता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। SA नोड आपका नेचुरल पेसमेकर है जो कि राइट एट्रियम के टॉप पे एंटीरियर वॉल पे सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ब्रेन। सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन में सिचुएटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड। अब आपको पढ़ना होगा, ये एक्सपायर्ड एयर की बात कर रहा है। कई बार एग्जाम में इंस्पायर्ड मतलब इन करी हुई ब्रीथिंग को भी जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसका पूछा जाता है, तो उसका आप याद रखना 21%। और अगर एक्सपायर्ड एयर का पूछा है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी 16%। याद रखना, इंस्पायर्ड एयर में 21% और एक्सपायर्ड एयर में 16%। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी सॉरी आई एम रियली सॉरी, बीच में डिस्ट्रप्शन हो गया, सॉरी थोड़ा पेन हुआ। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। ह्यूमन बॉडी में जो ग्लाइकोजन है वो मेनली कौन से पार्ट में स्टोर होता है? वो है लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट, ऑप्शन नंबर डी आपको मैंने बताया था, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, 16%। नेक्स्ट, इंट्रा एओर्टिक बलून पंप इज यूज्ड फॉर। जो इंट्रा एओर्टिक मतलब इनसाइड द एओर्टा। एओर्टा आपको पता है, ठीक है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल है एओर्टा। इंट्रा एओर्टिक बलून पंप जो है यूज कब किया जाता है? टू इंक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उस कंडीशन में, और लो तुरंत नहीं कि तुरंत अभी लो हो गया तो तुरंत कर दिया, ये क्रॉनिक कंडीशंस में देखा जाता है। नेक्स्ट, द अपेंडिक्स इज लोकेटेड। अपेंडिक्स की लोकेशन पूछी गई है यहाँ, जो कि है आपका राइट इलियाक फोसा, यानी कि राइट लोअर एब्डोमेन। फॉर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं COPD। पेशेंट है COPD का जो कि ICU में है,
तो कौन सा डिवाइस प्रेफर करेंगे ऑक्सीजन सप्लीमेंट देने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? आपका जो राइट आंसर है वो है वेंचुरी मास्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, वेंचुरी मास्क। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ कफ इन इंट्राट्रेकियल ट्यूब, इंट्राट्रेकियल ट्यूब ईटी ट्यूब, ठीक है, ईटी ट्यूब में जो कफ होता है उसका क्या पर्पस होता है, यहाँ पूछा गया है। तो आपका बी ऑप्शन नंबर राइट है। यहाँ बोला गया है प्रोवाइड दी एयर टाइट सील, एयर टाइट सील दी जाती है ट्रेकिया में, इसके लिए वहां कफ प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, फॉर द ट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन, अब क्या करना है, ट्रेकियल ट्यूब जो है ना ईटी ट्यूब, वो न्यूबॉर्न्स में करनी है इंसर्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब एंड लेरिंजोस्कोप ब्लेड, अब यहाँ बोला जो कॉम्बिनेशन होता है ट्यूब का और लेरिंजोस्कोप ब्लेड का, वो किस टाइप का रहता है? चार ऑप्शन से सी आपका ठीक है, क्योंकि ट्यूब है वो अनकफ्ड होती है और ब्लेड स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो लेरिंजोस्कोप की ब्लेड स्ट्रेट होंगी और ईटी ट्यूब जो है अनकफ्ड होगी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, a patient present to the emergency department with complaint of watery diarrhea, watery diarrhea के साथ इमरजेंसी में पेशेंट आया कि 3 दिन से उसको हो रहा है वाटरी डायरिया। अब उसने क्या करा, डॉक्टर को दिखाया, नर्स को दिखाया, तो नर्स ने क्या करा, उसका बीपी चेक किया तो 100/60 आया, पल्स चेक करी तो 98 आया, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या है, एंटिसिपेट दी इंट्रावेनस थेरेपी, आईवी थेरेपी के लिए ऑर्डर कर दिया। तो कौन सा जो फ्लूइड है दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कॉलॉइड सॉल्यूशन, कॉलॉइड सॉल्यूशन पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर था डी है। तो यहाँ पे आपकी जो आंसर की है कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और काफी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे ही खूब आगे मेहनत करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रिपेयर्ड रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे आरएमएल की तैयारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।